सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। अब तो आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और डाउन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपको अगर कोई भी समस्या है या तो आपको कुछ भी पढ़ाया हुआ वीडियो के द्वारा नहीं समझ आता तो आप हमसे डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो आप अपने पढ़ते हुए जो भी आपको समस्या आती है या जो भी समझ नहीं आता, अपने डाउट को अपने नोटपैड पे आप लिख कर रख लें ताकि जब डाउट क्लास हो तो आप हमसे पूछ सकें। आज का हमारा मंत्र है सरस्वती मंत्र। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। सबसे पहले हम सरस्वती मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ करेंगे और उसके बाद उसे कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटा सा मंत्र है और आप मेरे साथ उसका उच्चारण करेंगे। हाथ जोड़िए, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास। ओम ह्रीं ऐं क्लीं सरस्वती देवेभ्यो नमः। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास। ओम ह्रीं ऐं क्लीं सरस्वती देवेभ्यो नमः। मंत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं। मैं आपको साथ साथ इनका शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगी जब हम सारे मंत्रों को सीख लेंगे उसके बाद। तो मंत्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। इसीलिए सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मंत्रों का नियमित उच्चारण करें। अगर मंत्र नहीं उच्चारण कर सकते तो ओम शब्द का उच्चारण अवश्य करें। आइए अब हम चलते हैं अपने पाठ पर। हमारा पाठ 3 शब्द विचार, जिसमें आज हम सबसे पहले हमने इस पाठ के अंतर्गत शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। शब्दों के वर्गीकरण को चार भागों में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हमने प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को पढ़ा। स्रोत के आधार पर हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों के बारे में पढ़ा। उसके बाद प्रयोग के आधार पर हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार 3 प्रकार हैं। एक है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इसके अर्थ भी इसके नाम में ही छिपे हुए हैं। जैसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें अपनी सरल भाषा में तो रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध, ठीक है। और रूढ़ का अर्थ कई बार रूढ़िवादी से भी लिया जाता है, तो ये दोनों ही उसमें सही साबित होता है। तो दोनों ही उसमें हम इसको देख सकते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष शब्द के लिए, विशेष अर्थ के लिए पक चुके हैं, यानी कि उन्हें उसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है और ये सदैव ऐसा ही होता है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए, रचना के आधार पर जब शब्दों के वर्गीकरण के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से? ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, यानी कि वो प्रसिद्ध हो चुके हैं और उन्हीं के लिए रूढ़ हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, कमल, सूर्य आदि। ऐसे शब्दों को विखंडित किया जाए तो उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब हम इनको विखंडित करते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे जल है, ज जमा ल, ज और ल दोनों का अलग अलग ये वर्ण है, इनका कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि अगर इनको हम खंडित कर दें तो ये अपना अर्थ खो देते हैं। इन खंडों में ज अथवा ल का अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर जल शब्द का
निर्माण करते हैं जिसका अर्थ निश्चित है पानी। तो जैसे पानी के लिए जल शब्द जो है वो रूढ़ शब्द है, वो रूढ़ हो गया है, सदैव वही प्रयोग होता आया है, यानी कि वो प्रसिद्ध हो गया है। हमेशा पानी के लिए हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी कि यौगिक यानी कि योग से बने हुए शब्द। योग से किस प्रकार बने हुए शब्द, यानी कि दो शब्दों का योग, दो सार्थक शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी दो शब्द जिनका उचित अर्थ हो, जैसे हमने रूढ़ शब्दों में देखा, जैसे जल था, अगर ज जमा ल कर दे तो ज और ल अलग अलग अपना कोई विशेष अर्थ नहीं रखते, तो अपना अर्थ खो देते हैं, लेकिन जब साथ में होते हैं तो अपना विशेष अर्थ रखते हैं। इसी प्रकार यौगिक शब्द ऐसा दो शब्दों का योग होता है जिसमें दोनों शब्द अलग अलग भी अपना अर्थ रखते हैं और मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, रसोई जमा घर। रसोई का भी अपना एक अर्थ है और घर का भी अपना एक अर्थ है, दोनों को मिला के बना रसोई घर। विद्या का भी अपना अर्थ है, आलय का भी अपना अर्थ है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और आलय का अर्थ होता है घर या स्थान, तो दोनों को मिलाकर बना विद्यालय। तो ये है हमारा यौगिक शब्द। हम अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए, यौगिक अर्थात योग से बनने वाला वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के खंड करने पर उनके खंडित शब्द भी सार्थक होते हैं, यानी कि अर्थ के साथ होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जमा आलय। जब हमने विद्यालय को खंडित किया, संधि विच्छेद किया इसका, विद्या जमा आलय, तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। रसोई घर, रसोई जमा घर, तो रसोई शब्द का भी अपना सार्थक अर्थ है और घर शब्द का भी अर्थ है। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर तथा संधि व समास की प्रक्रिया द्वारा होती है। अब देखिए, योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग जमा रूढ़, यानी कि पहले आपने रूढ़ शब्द पढ़े, फिर यौगिक शब्द यानी कि योग वाले शब्द पढ़े, इन दोनों को मिलाकर बनते हैं योग रूढ़, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है। योग जमा रूढ़ अर्थात योग से बने रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक होते हैं अर्थात जिनको अगर हम खंडित करें तो हर प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, लेकिन परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज का शाब्दिक अर्थ है पंक, यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, परंतु कीचड़ में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक चीज को पंकज नहीं कहते। यह शब्द सिर्फ कमल के अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात पंकज शब्द का प्रचलित या रूढ़ अर्थ कमल है। कुछ और उदाहरण देखिए। दशानन यानी रावण, दशानन 10 मुख वाला, हम इसका प्रयोग सिर्फ रावण के लिए ही करते हैं, किसी और राक्षस या किसी और उसके लिए, हम किसी कीट पतंगे के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते। विघ्नेश्वर यानी कि गणेश, विघ्नों को हरने वाले प्रभु गणेश। अब विघ्नेश्वर शब्द का प्रयोग हम किसी और के उपलक्ष्य में नहीं करते हैं। पीताम्बर, कृष्ण, पीताम्बर का जो है शब्द का प्रयोग हम सिर्फ कृष्ण के लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं, यानी कि पीताम्बर शब्द कृष्ण के लिए योग रूढ़ हो गया है। पवन पुत्र, पवन पुत्र हनुमान, तो अगर आप पवन पुत्र बोलते हैं तो सबको पता है कि आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द हम किसी और के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, अगर हम करते हैं
जिसे हम राम की उपमा देना चाहते हैं उसके लिए करते हैं। नीलकंठ यानी शिव, नीला है जिसका, कंठ अर्थात शिव। तो अब देखिए, आपने रचना के आधार पर रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? वह शब्द जो परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के लिए प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, अर्थात रूढ़ हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा यौगिक शब्द, अर्थात योग से बनने वाले शब्द। ये वे शब्द हैं या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से बनते हैं, योग से बनते हैं, और प्रत्येक, अगर इन्हें खंडित किया जाए तो प्रत्येक शब्द का अपना सार्थक अर्थ होता है। फिर हमने पढ़ा योग रूढ़ शब्द, यानी कि वे शब्द जो योग और रूढ़ से बने हैं, वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब रचना के आधार पर शब्दों के 3 वर्गीकरण को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है। सबसे पहला है सार्थक शब्द। नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है सार्थक, यानी कि अर्थ के साथ वह शब्द जो अपना निश्चित अर्थ रखते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। इस सार्थक शब्दों में इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, जैसे रोटी, पानी, रसोई, या किसी कोई भी नाम हम ले सकते हैं, या कोई भी शब्द जो अपना एक निश्चित अर्थ रखता है सार्थक शब्द कहलाता है। और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी निरर्थक, बिना अर्थ के, जिसके साथ कोई अर्थ नहीं है। जैसे इसके उदाहरण से समझेंगे, जैसे हम बोलते हैं रोटी बोटी। रोटी का तो निश्चित अर्थ है, लेकिन बोटी उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, वो निरर्थक शब्द है। अब पाठ्य पुस्तक में देखिए अपना, अर्थ के आधार पर यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, मतलब एक निश्चित अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, डंडा, चाय इत्यादि। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे शब्दों का उदाहरण। निरर्थक शब्द, निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वो बिना अर्थ के होते हैं, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा, चाय वाय इत्यादि। इन शब्द युग्मों यानी जोड़ों में पहला पद, यानी कि जो पहला पद है वो शब्द सार्थक होता है, और दूसरा पद यानी कि दूसरा पद निरर्थक होता है। सिर्फ भाषा में गति लाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं कि भाषा में एक जो है गति बनी रहे, एक प्रारूपता बनी रहे, उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। अब यदि सार्थक शब्द पर विचार किया जाए तो प्रत्येक शब्द का एक मूल अर्थ अवश्य होता है, जिसे हम मुख्यार्थ या मूलार्थ कहते हैं। इसे आप रेखांकित कर लीजिए, क्योंकि जब कई बार बीच से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से आ गया। तो जब आपको कक्षा में पढ़ाया जाता है, इसीलिए ये कुछ शब्दों को, वाक्यों को रेखांकित कराया जाता है, ताकि बाद में पुनरावृत्ति के अंतर्गत आप उनको दोबारा से पढ़ सकें। परंतु समाज, संस्कृति, संदर्भ आदि के कारण शब्दों के अन्य अर्थ भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द यानी कि एक अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थी शब्द यानी कि जो अनेक अर्थ रखते हैं, प्रायवाची यानी कि प्रायः समान शब्द, विपरीतार्थी विलोम शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द तथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन सब के विषय में हम अगले पाठ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, आपने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को हम पद कहते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जो हमने पढ़ा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और
अविकारी। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। एक ही पाठ में हमने कितने सारी चीज़ों को सीखा, इसे आप दोबारा से पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक में से। और अगर आपको किसी भी शब्द में, वाक्य में, प्रश्न में कोई भी संशय है तो आप हमसे संशय निवारण क्लास में, कक्षा में पूछ सकते हैं। डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं। नोट पैड पर लिख कर रख लीजिए ताकि उस वक्त आपको सोचना ना पड़े और आप कुछ भूले ना। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।